वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव होता है रीडिंग के सहारे, इंग्लिश रीडिंग के सहारे आपके एग्ज़ाम के हर एस्पेक्ट को कवर करना। रीड करते करते ही आप ग्रामर को, वोकैब को, कॉम्प्रिहेंशन को, तीनों चीज़ों को कवर कर पाएंगे इस क्लास के जरिए। सब कुछ बेसिक से करवाया जाता है। 5 मिनट की क्लास में आपको खुद ही फील हो जाएगा। आज का आर्टिकल लिखा हुआ है प्लास्टिक पे बैन को लेकर के। दुनिया भर में सबको पता है कि प्लास्टिक खतरनाक है, लेकिन बावजूद इसके इस पे बैन लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बड़ा यूज़फुल है। शुरू करेंगे इस क्लास को अपने क्विज़ के साथ में। सब कुछ सीखने के बाद क्लास के अंत में इस क्विज़ पे आपको एक अटैम्प्ट देना है। 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलें, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। क्विज़ के सॉल्यूशंस क्लास के अंत में करवाएंगे आपको। आइए पूरे मन से लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी अ कट इन टाइम। देखिए, कट का मतलब होता है कटौती, किसी चीज़ में कमी। इन टाइम का मतलब होता है टाइम के भीतर या वक्त रहते। कह रहा है जी प्लास्टिक के इस्तेमाल और प्रोडक्शन में कटौती तो करनी है, लेकिन ये वक्त रहते हो जानी चाहिए। वक्त अगर निकल गया तो प्लास्टिक के इफ़ेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं, ये वक्त फिर से आपको नहीं मिलेगा। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ बैन ऑन प्लास्टिक मस्ट बी सीन विद इट्स ऑल इल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। कह रहा है जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट है, आर्थिक कीमत है। इकोनॉमिक यानी जो पैसे से अर्थ है ना, पैसे से या मनी से रिलेटेड हो। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। कह रहा है जी जो भी पैसे धेले की कीमत है, आर्थिक कीमत है प्लास्टिक पे बैन लगने की, उस कीमत को पैसिव वॉइस में देखा जाना चाहिए। मस्ट बी सीन, मस्ट मतलब चाहिए ही चाहिए, बी सीन मतलब देखा जाना पैसिव वॉइस में। और कैसे देखा जाना चाहिए? इसके सारे इल इफ़ेक्ट्स के साथ, बुरे प्रभावों के साथ जो हैं हमारी हेल्थ पे। तो प्लास्टिक पे बैन लगाने से बड़ा नुकसान होगा। बहुत सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, बहुत छोटे मोटे दुकानदारों को प्रॉब्लम होगी। इकॉनमिक कॉस्ट इसकी बहुत बड़ी है, बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। लेकिन बैन को सिर्फ इकॉनमी से जोड़ के मत देखो। प्लास्टिक के चलने से, इसके इस्तेमाल होने से हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस चीज़ के साथ ही आपको प्लास्टिक पे बैन को देखना है। तो या तो हेल्थ बचा लो या जेब बचा लो, दोनों में से एक काम आपको करना होगा। समझ गए? चलिए, कॉस्ट यानी कीमत सब्जेक्ट है आपका ग्रीन कलर में। वर्ब है इसकी मस्ट बी सीन पिंक कलर में पैसिव वॉइस में। मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। मॉडल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव बनाती है। शुड बी डन, मस्ट बी सीन, कुड बी, है ना, जो भी लिखना चाहो आप। चलिए, सब्जेक्ट्स और वर्ब्स को पकड़ते हुए चलना है आपको। अगर पकड़ बनानी है ना आपको इंग्लिश में, तो ये सारे ग्रीन कलर में आपको मिलेंगे नाउन सब्जेक्ट की फॉर्म में, और वर्ब मिलेगी इनकी पिंक जो है कलर में। जब ये एक्सरसाइज को आप मेरे साथ करोगे कुछ दिन, अपने आप सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ में आने लगेगा और सेंटेंस के मीनिंग निकलने लगेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे। सारे भारी भरकम वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को जरूर से एक लाइक दें ताकि मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिल सके रोज इसी यूजफुलनेस के साथ में, जोश के साथ में इस क्लास को लाने का। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको एस्से लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए, वो कैब शीट है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। पहला वर्ड है फैकेड। जस्ट अ मिनट, ठीक है। लिखा क्या हुआ है? फैकेड। और ये सी भी थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। अब ये वर्ड बाहर का है, इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश में यूज होने लगा है। शायद ये फ्रेंच वर्ड होगा जितना मुझे याद है। तो इसको फैकेड नहीं बोला जाता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फुसाड, ठीक है। मास्क को या मुखोटे को बोलते हैं फुसाड, ठीक है। जब आपने कुछ मुखोटा मुंह पे लगा लिया है किसी और की, समझ गए ना, अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं, इसको फुसाड बोलते हैं। द मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑफ द कंट्री इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन अ फुसाड ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है,
यानी कि आर्मी की जो तानाशाही है इस देश में, वो बड़ी स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, ताकि इस मुखौटे को मेंटेन कर सके जो है डेमोक्रेसी का, लोकशाही का, जमहूरियत का। तो है तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है ना, लेकिन नाम दे रखा है, मुखौटा दे रखा है डेमोक्रेसी। तो वो फसाड ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जब ये सेंटेंस लिखा था तो पाकिस्तान के रेफरेंस में लिखा था। अब इसी से मुझे एक वन वर्ड भी याद आ गया। मिलिट्री डिक्टेटरशिप को, या एक गवर्नमेंट जो मिलिट्री के द्वारा चलाई जाती हो, जैसे कि पाकिस्तान में और म्यांमार में आप देखते हैं, ऐसी गवर्नमेंट के लिए कौन सा वन वर्ड है? बड़ा अच्छा वन वर्ड है, बहुत बार करवाया हुआ है, होपफुली आपको याद होगा, कमेंट्स में डालना जिन बच्चों को याद है। मिलिट्री के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, ऐसी सरकार को किस वन वर्ड से बताया जाता है? वही क्रेसी वाला वन वर्ड है, लास्ट में उसके क्रेसी आएगा। चलिए डालना कमेंट्स में। मुखौटे को डिस्गाइज, मैस्करेड, विनियर और प्रिटेंस भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड मैस्करेड इन द आर्टिकल टुडे। मास्क से मिलता जुलता वर्ड है मैस्करेड। चलिए अगला वर्ड अपने पास आज का बिकरिंग। देखिए बिकरिंग का मतलब होता है नोक झोंक दो पार्टियों के बीच में, चाहे तो इंडिया चाइना हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे घर में सास बहू हो, समझ गए ना, जो रोज़ रोज़ की जो होती है ना, उसको बोलते हैं नोक झोंक को बिकरिंग। द इलेक्शन विल एंड मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल बिकरिंग। ये चुनाव खत्म कर देगा महीनों की राजनीतिक नोक झोंक को जो पार्टियों के बीच में चलती है। आज कुछ दिक्कत हो रही है इसके, है ना शायद। चलो, बिकरिंग को क्विबल, स्क्वेबल, ऑल्टरकेशन या रेंगल भी बोलते हैं। आज रेंगल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है हीटेड बहस, है ना, किसी से तू मैं हो जाना जोरों से, चिल्ला चिल्ला के। क्विबल स्क्विबल दोनों जो है नोक झोंक के सिनोनिम्स है। रेंगल के अंदर आपने झगड़ा ही कर लिया किसी से, मारपीट तक नौबत आ चुकी है, ऐसे मामले को बोलते हैं रेंगल। चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है हैजर्डस। देखिए हैजर्ड मतलब खतरा, और वहीं से बनाए हैजर्डस जो बड़ा खतरनाक हो, डेंजरस हो। इसको याद करने की एक ट्रिक थी, बड़ी सिली ट्रिक है, जो मैंने यूज़ की थी किसी टाइम में, शायद आपके काम आ जाए। 1000 इंटू में 10, ऐसी चीज़ जो 1000 इंटू में 10 इतनी खतरनाक है। समझ पा रहे हो आप? 1010 यानी हैजर्डस, बड़ी खतरनाक चीज़ को बोलूँगा 1000 इंटू 10, खतरनाक, डेंजरस। चलो, टेक्नोलॉजी कैन बी हैजर्डस इफ इट इज़ यूज विदाउट रिस्ट्रेंट एंड केयर। टेक्नोलॉजी बड़ी हैजर्डस हो सकती है, खतरों से भरी हो सकती है, अगर ये बिना संयम और सावधानी के इस्तेमाल की जाए। खतरनाक चीज़ को प्रिकेरियस भी बोलते हैं, पैरेलस भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड हैजर्ड एंड प्रिकेरियस, इन दोनों में से एक वर्ड कोई आएगा आर्टिकल में आज के, ठीक है। हैजर्ड नाउन हो गया, हैजर्डस, और जो प्रिकेरियस है ये हो गया एडजेक्टिव्स, खतरों से भरी हुई। चलिए अगला वर्ड है आपके लिए नया, ये वर्ड है बॉक। बॉक का मतलब होता है जी, जब आप किसी चीज़ से सकुचाते हो, जैसे क्या एग्जांपल दूं मैं आपको। आप गली में से जा रहे हो और दो कुत्ते दिख गए आपको, आप पे भौंक रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। अब वो डॉगी को देख करके आप एक बार अपनी स्पीड को कम कर लोगे, अगर 2 व्हीलर पे हो तो गाड़ी को धीमा कर लोगे या बहुत तेज़ कर लोगे। तो ये जब इस तरह का हेजिटेशन आता है ना अचानक से मन में, आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, खतरा तो नहीं है, इसी को बोलते हैं बॉक करना। थोड़ा सा कनेक्ट कर पाया हूँगा दिमाग में आपके? जिस भी चीज़ को देख करके आप हेजिटेट करेंगे उसको ऐड लगा के बताएं बॉक के बाद में। यूज़ भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। पीपल मे एस्पायर लग्जरियस क्लोथ्स, वॉचेज एंड कार्स, बट मोस्ट वुड बॉक एट एक्चुअली परचेजिंग सच एक्सपेंसिव आइटम्स। लोग एस्पायर करते हैं, सपना देखते हैं, ख्वाहिशें रखते हैं लग्जूरियस क्लॉथ्स, वॉचेज़ और कार्स की, अच्छे अच्छे कपड़ों, महंगी और घड़ियों की और कारों की, लेकिन ज़्यादातर उनमें से बॉक करेंगे या सकुचाएंगे जब एक्चुअल में ख़रीदने की बारी आएगी इतनी महंगी चीज़ों को। महंगी चीज़ें दूसरे की खरीदी हुई अच्छी लगती हैं, जब आप खुद खरीदने जाओगे, है ना, कोई महंगी घड़ी 50,000 1 लाख की, कोई कपड़ा लोगे इस तरह का 20-25 हज़ार की, है ना, कोई ड्रेस लोगे, तो आपका दिमाग जो है उस समय चकराएगा, आप बॉक करोगे कि यार लूँ या नहीं लूँ, पैसे होने के बावजूद। चलिए, हेजिटेट, रजिस्ट, वेवर सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड बॉक इन द आर्टिकल। लास्ट वर्ड आपके लिए नया है, एडिशनल है, आज की क्लास में नहीं आएगा, लेकिन एक रोज़ एडिशनल करवाता हूँ आपको। आज का वर्ड है लास्ट, एपिक्योर। ऐसा आदमी जिसको रिफाइंड प्लेजर्स बड़े पसंद हो। देखिए कल एक वर्ड करवाया था आपको, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट वो होता है जो भोगी हो, जिसको मज़ा, थ्रिल, प्लेजर चाहिए हो। एपिक्योर ऐसा नहीं है। एपिक्योर को प्लेजर तो चाहिए लेकिन रिफाइंड। ये सड़क पे खड़े होकर छोले कुलचे नहीं खाएगा, ये छोले कुलचे खाएगा किसी 5 स्टार में जा करके, ठीक है, एकदम साफ़ सुथरे बने हुए, टेस्टी, और एकदम इसके टेस्ट के हिसाब से। तो रिफाइंड प्लेजर्स वाला आदमी होता है एपिक्योर, क्लासी लोग होते हैं ये। द एपिक्योर स्पेंट वीकेंड्स एक्सप्लोरिंग हिडन कॉफ़ी शॉप्स इन द सिटी।
इस एपिक्योर ने बहुत वीकेंड्स को स्पेंड किया एक्सप्लोर करने में छुपे हुए कॉफ़ी शॉप्स को सिटी में, है ना, कोई नई कॉफ़ी बनाने वाली कोई शॉप, कुछ अच्छा बनाने वाली। तो एपिक्योर इस तरह का आदमी होता है जो कुछ अलग तरह का, नई तरह का चीज़ खाएगा या पिएगा। एपिक्योर ज़रूरी नहीं है खाने पीने में हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। पहनने के कपड़े की बात हो, देखने की फिल्म की बात हो, म्यूज़िक की बात हो। अगर आप म्यूज़िक में एपिक्योर हैं तो आप कुछ ऐसा वैसा नहीं सुनते हैं, आपकी चॉइस जो है म्यूज़िक में बहुत अच्छी मानी जाएगी। चलिए, एपिक्योर को गवर्नमेंट, बॉन विवांट और गैस्ट्रोनॉमिस्ट भी बोलते हैं। ये दोनों बड़े अच्छे वर्ड्स हैं। बॉन विवांट फ्रेंच वर्ड है, चलिए किसी क्लास में आएगा वहाँ रिपीट करवाएंगे आपको। 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आते हैं आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। उससे पहले बहुत बच्चों के सवाल होते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कि सर पहली बार क्लास में आए हैं तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, डायरेक्टली द हिंदू पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आ रहा और इससे सब चीज़ों की प्रिपरेशन कैसे होगी। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो हमने छोटी सी कर रखी है और जो चैनल के होम पेज पे आपको मिल जाएगी। YET योर इंग्लिश ट्यूटर चैनल पे जाओ, यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट। ऊपर एक वीडियो मिलेगी YET एडिटोरियल क्लासेस का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लें। इसमें बड़े अच्छे से आपको समझाया हुआ है क्या क्या स्टेप से आपको गुजरना है और इस एडिटोरियल तक पहुँचना है। ठीक है, बेसिक कहाँ से करोगे, वोकैब कहाँ से करोगे, पहले इजी वाले कैसे पढ़ोगे, फिर डिफ़िकल्ट वालों पे कैसे आओगे। तो ये 10-12 मिनट की वीडियो है, इसका फ़ायदा ले लेना। सब्सक्राइब करते ही ये वीडियो आपको विजिबल होती है चैनल के होम पेज पे। नीचे आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट भी मिलेगी जिसमें ग्रामर के हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से 40-50 वीडियोज़ में करवाया गया है। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और वीडियो नंबर 1 से या 0 नंबर पार्ट से इस प्लेलिस्ट को प्ले करके, समझ गए ना, एक एक वीडियो के लेक्चर्स के नोट्स वगैरह सब आपको इसमें अवेलेबल है। तो ये 2 रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट लिया करो। आगे बढ़ते हैं, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि दुनिया मानती है कि प्लास्टिक बड़ा खतरनाक है, लेकिन प्लास्टिक पे बैन लगाने को तैयार नहीं है। और कौन देश तैयार नहीं है? भारत जैसे। क्योंकि प्लास्टिक पे बैन लगाने का मतलब है बहुत सारे दुकानदारों की दुकानदारी बंद हो जाएगी, बहुत लोग सड़कों पे आ जाएंगे, काम धंधे खत्म हो जाएंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, काम धंधा ही खत्म हो गया, आदमी को खाने की प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे बैन का तो कोई मतलब नहीं है प्लास्टिक पे। लेकिन ये भी देखो कि आज नहीं तो कल कैसे बैन लगेगा, आज से 5 साल बाद आपका क्या प्लान है। क्योंकि प्लास्टिक हमेशा नहीं चल सकता, एक दिन ऐसा आएगा जब प्लास्टिक को बंद करना ही है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स लो ताकि अपने आप को कुछ सालों में तैयार कर सको प्लास्टिक पे बैन लगाने के लिए। आज की टोन है परसुएसिव, परसुएड कर रहा है, मना रहा है, जल्दी से जल्दी प्लास्टिक पे बैन लगाने की कार्रवाई शुरू की जाए। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, डिस्पाइट अ वीक ऑफ रैंगलिंग, एन एम्बिशियस एंडेवर piloted by the United Nations Environment Program to phase out plastic turned out to be a failure। कह रहा है जी, बावजूद यानी डिस्पाइट, एक वीक के यानी हफ्ते के। हफ्ता किस चीज़ का है? हफ्ता है रैंगलिंग का या नोक झोंक का। बावजूद एक हफ्ते तक सांस वो वाली नोक झोंक के, जो एक बड़ा एम्बिशियस एंडेवर था। एंडेवर यानी कोशिश, एफर्ट, ट्राई। एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, बहुत ही ज़्यादा एस्पायरिंग। कह रहे एक बहुत बड़ी जो कोशिश थी, और वो कोशिश जिसको पायलट किया गया था, जिसको आगे लाया गया था। पायलट करना क्या होता है? जब आप प्लेन के पायलट बन जाते हैं तो पूरे प्लेन को आप आगे ले जाते हैं। तो इस एंडेवर का पायलट कौन था? इसको पायलट किया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, इस संस्था के द्वारा। कह रहा है और ये पायलट जो करने का काम था एंडेवर को, ये एंडेवर था फेज आउट करने का। फेज आउट मतलब फेजेस के अंदर, यानी स्टेप बाय स्टेप में किसी चीज़ को आउट करना, चलन से बाहर लाना, धीमे धीमे किसी चीज़ को बंद करना। तो ये पूरा एंडेवर था प्लास्टिक को फेज आउट करने का। कह रहा है जी, कई हफ्तों की नोकझोंक के बाद ना ये पूरा एंडेवर निकल करके आया एक फेलियर, एक नाकामयाबी। तो एक हफ्ते तक सब में नोकझोंक हुई, लास्ट में कोई भी कंट्री नहीं मानी प्लास्टिक पे बैन लगाने को। सबने बोला भाई लगाएंगे, लेकिन आज बड़ा ज़रूरी है, अभी नहीं लगा सकते। समझ गए? चलिए, एंडेवर यानी कोशिश किसी काम को करने की, वर्ब है इसकी टर्न आउट। टर्न आउट करना यानी निकल करके आना। ये पूरी कोशिश साबित हुई या निकल करके आई एक फेलियर यानी नाकामयाबी। फेज आउट करना, चीज़ों को धीमे धीमे करके ख़त्म करना, स्टेप बाय स्टेप मैनर में डिसकंटिन्यू करना। रैंगलिंग आप देख चुके हैं, नोकझोंक। एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, जिसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन हो। पायलट करना, ड्राइव करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। कह रहा है द ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी इज़ द रिजल्ट ऑफ ए रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कह रहा है ये जो एक ट्रीटी थी, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी, इसी ट्रीटी के, इसी जो है एग्रीमेंट के अंदर ही ये पूरी बातचीत होती है। कह रहा है ये जो ट्रीटी थी, ये एक रिजल्ट था एक रेजोल्यूशन का, एक संकल्प का, जो मेंबर कंट्रीज ही लेकर के आए थे यूनाइटेड नेशंस के, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के। और कब ये रेजोल्यूशन आया था? पास्ट इन 2022, आज से 2 साल पहले ये ट्रीटी पास हुई थी।
और क्यों हुई थी? ये इसलिए पास हुई थी, टू लगा के बताएगा, टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग इन द मरीन एनवायरनमेंट। ये ट्रीटी हुई थी प्लास्टिक के पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, और शामिल है उसमें मरीन एनवायरनमेंट भी, यानी समुंदर भी। तो ऐसा नहीं है धरती से प्लास्टिक मिटेगा और सारा समुंदर में चला जाएगा। प्लास्टिक पोल्यूशन हर जगह से ख़त्म करेंगे, ना लैंड में होगा, ना एयर में होगा, ना वाटर में होगा। मरीन का मतलब होता है समुद्री, जो पानी से या समंदर से रिलेटेड हो। तो ये ट्रीटी हमने 2 साल पहले दुनिया भर ने मिलकर की थी कि प्लास्टिक को ख़त्म करना है। चलिए, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है मरीन यानी समुद्री, है ना। कह रहा है जी ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स कंट्रीज मेट 5 टाइम्स। कह रहा है जी इस ट्रीटी के 2 साल के दौरान, भाई 2022 में ये ट्रीटी हुई तो 24 तक, कह रहा है जी 2 सालों में ये सारे देश 5 बार मिले, हर 4-5 महीने से मिलते हैं। और कह रहा है जी इंक्लूडिंग द लेटेस्ट बिल्ड एज द फाइनल वन टू क्रिएट अ ब्रॉड फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, जिसमें 5वें में ये लेटेस्ट वाली भी मीटिंग शामिल है, जिसको बिल किया गया था, क्लेम कर दिया गया था फाइनल मीटिंग के तौर पे। और ये इसलिए हुई थी ताकि क्रिएट किया जा सके एक बड़े लेवल के या ब्रॉड लेवल के फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को, ढांचे के अग्रीमेंट को। तो 5 मीटिंग्स इन्होंने की इस ट्रीटी के अंदर। अब ये 5वीं मीटिंग जो इस बार भी इसमें झगड़ा हो गया और ख़त्म हो गई ये मीटिंग बीच में ही, है ना। इसको ऐसा सोच के किया गया था कि इस बार तो हम एक कोई ना कोई फ्रेमवर्क बना ही लेंगे। फ्रेमवर्क बन जाता है, ढांचा बन जाता है, तो फिर कानून बन जाते हैं, सब कंट्रीज उन कानूनों को मानती हैं। लेकिन इस बार भी ये फ्रेमवर्क नहीं बना। चलिए, कंट्रीज़ की वर्ब है मैट। ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स कंट्रीज मेट 5 टाइम्स। फ्रेमवर्क यानी ढांचा, बिल्ड यानी क्लेम्ड। किसी चीज़ को जब आप पहले से बताते हो ना, ये इसलिए है, इसमें ये होगा, इस मीटिंग में ये होने वाला है, तो आप उसको बिल कर रहे होते हो या क्लेम कर रहे होते हो उसके बारे में। नया वर्ड है आपके लिए शायद। कह रहा है जी द यूएन रेजोल्यूशन ऑफ 2022 वॉज डीम्ड हिस्टोरिक। कह रहा है ये 2022 की जो ट्रीटी थी, रेजोल्यूशन था, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी, ठीक है ना, यूएन रेजोल्यूशन था ये। कह रहे ये 2022 का रेजोल्यूशन माना गया था, डीम किया गया था, कंसीडर किया गया था, सोचा गया था एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट, हिस्टोरिक। और क्यों? वो इसलिए एज इट गेव द इंप्रेशन दैट द वर्ड वॉज यूनानिमस। क्योंकि इसने ये इंप्रेशन दिया, इस सबको ये छवि छोड़ी इस ट्रीटी ने कि पूरी दुनिया यूनानिमस है, पूरी दुनिया की सहमति है। यूनानिमस होना यानी किसी मामले में अग्रीमेंट में होना, सबकी हाँ होना। और यूनानिमस इस मामले में है दैट प्लास्टिक पोल्यूशन कुड ओनली बी एड्रेस्ड थ्रू ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कि प्लास्टिक का जो प्रदूषण है इसको एड्रेस किया जा सकता है या संबोधित किया जा सकता है सिर्फ दुनिया भर के कोऑर्डिनेटेड एक्शन से, सब लोगों के मिले जुले या सहयोग वाले कार्रवाई से। तो इसलिए इस ट्रीटी को बड़ा सराहा गया था 2022 में कि सब देशों ने इस पर साइन किए हैं, यानी सब कंट्रीज इस मामले में तैयार है कि प्लास्टिक पे हमें काम करना है और कोऑर्डिनेशन के साथ में इसको रिमूव करना है। ऐसा इंप्रेशन इस ट्रीटी से हमें मिला था। चलिए, यूएन रेजोल्यूशन की वर्ब है वॉज डीम्ड, डीम करना, कंसीडर करना, किसी चीज़ को मान लेना। इट की वर्ब है गेव, इट गेव द इंप्रेशन, इसने ये इंप्रेशन हमें दिया। वर्ड की वर्ब है वॉज, द लगेगा जब भी हमारी दुनिया की बात होगी, इंसानी दुनिया के आगे आप हमेशा द लगाते हैं, द वर्ड। यूनानिमस होना यानी इन अग्रीमेंट होना, सहमति में होना। प्लास्टिक पोल्यूशन की वर्ब है कुड बी एड्रेस्ड। कोऑर्डिनेटेड एक्शन को बोलते हैं मिला जुला एक्शन, जिसमें सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास हो, है ना, कोऑर्डिनेटेड। चलिए, फिर क्या हुआ? कह रहा जी फिर हुआ ये, हावेवर इट इज़ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट हैज़ प्रूवन टू बी डिविसिव। कह रहा है प्रॉब्लम पे तो सब तैयार हैं, प्रॉब्लम तो सब पहचान रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन ही है इस प्रॉब्लम का, समाधान ही है इस प्रॉब्लम का, जो प्रूव हुआ है, साबित हुआ है डिवाइसिव यानी बंटवारा करने वाला, फूट डालने वाला। तो प्रॉब्लम तो सबने मान ली, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, यूके, यूएस। सोल्यूशन जब निकालने बैठते हैं तब झगड़ा हो जाता है। इंडिया बोलता है प्लास्टिक कैसे बंद कर दें भाई, हमारे तो दुकानदार सब खत्म हो जाएंगी दुकानदारी बिना प्लास्टिक के। यूएस बोलता है बंद कर दो। तो सारा झगड़ा जो है, डिवीजन जो आ रही है, वो आ रही है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। चलिए, इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है हैज़ प्रूवन। डिवाइसिव यानी जो डिवाइड करे, फूट डाले, झगड़ा करवाए। इंडिया ही नहीं, सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, गरीब देश हैं, प्लास्टिक पे बैन का विरोध करते हैं। कह रहा है जी ऑफ द नियरली 170 कंट्रीज गैदर्ड एट द 5th राउंड ऑफ मीटिंग्स इन बुसान, रफली हाफ led by the European Union and supported by Pacific Island nations were of the view। कह रहा है जी ऑफ द नियरली 170 कंट्रीज, लगभग 170 कंट्रीज में से। ये ऑफ जब भी शुरू में आता है ना, ऑफ द नियरली 170, ऑफ द 20, ऑफ द 30, तो ये ऑफ नहीं, एक्चुअल में होता है आउट ऑफ, ठीक है ना। आउट ऑफ का मतलब होता है में से। तो 170 कंट्रीज में से
जो गैदर्ड हुई थी, जो इकट्ठा हुई थी 5वें राउंड के लिए डिस्कशन के। 2022 से 5 बार हुई है डिस्कशन, तो 24 में जो 5वें राउंड के लिए बुसान में इकट्ठा हुई थी, कह रहा है इनमें से लगभग हाफ जो हैं, इनमें से लगभग आधी जो हैं, जो लेड बाय हैं, जिनकी अगुवाई में है यूरोपियन यूनियन, और जो सपोर्ट किया जाता है इन कंट्रीज़ को पैसिफिक आइलैंड नेशंस के द्वारा, है ना। ये अपना वेस्ट इंडीज़ वाली जो सब नेशन है, पनामा वनामा, पैसिफिक आइलैंड में है। कह रहे हैं इनमें से जो आधी हैं, लगभग 65, वो इस व्यू की हैं, उनका ये कहना है, मानना है। दे वर ऑफ द व्यू, मतलब उनकी ये व्यू थी। अच्छा, क्या व्यू थी इनकी भाई? इनकी व्यू ये थी, डिस्पाइट द यूजफुलनेस ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स सिग्निफिकेंट रोल इन इनेबलिंग मास कंजम्पशन थ्रू मॉडर्न एरा, इट्स रिलेटिव इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी वॉज नाउ एन एनवायरमेंटल हैजर्ड। सबका व्यू ये था कि बावजूद यूजफुलनेस के, उपयोगिता के, यूटिलिटी के, प्लास्टिक की, और इसके महत्वपूर्ण रोल के, बड़ी सिग्निफिकेंट भूमिका के, जो है इनेबल करने की, आसान बनाने की मास कंजम्पशन को, हर आदमी के द्वारा खरीदारी को मॉडर्न एरा में। कुछ भी खरीदोगे तो प्लास्टिक की थैली में ही आएगा, इसी से मास कंजम्पशन हो रहा है। दूध भी प्लास्टिक में, है ना, पानी भी प्लास्टिक की बोतल में, शराब भी प्लास्टिक में आती है, सब कुछ प्लास्टिक में आता है। तो मास कंजम्पशन इसी प्लास्टिक की वजह से हो रहा है और इसकी यूज़फुलनेस है। तो कंट्रीज़ की ये व्यू थी कि बावजूद प्लास्टिक के इतने हेल्पफुल होने के, इसका जो तुलनात्मक तौर पे इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी मतलब किसी चीज़ के डिस्ट्रॉय ना होने की क्वालिटी। प्लास्टिक ना गलता है ना सड़ता है ना, प्लास्टिक तो हज़ारों सालों तक प्लास्टिक बन के रहेगा। कह रहा है इसकी जो इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी है, इसकी जो अमरता है, अब वो एक एनवायरमेंटल हैजर्ड है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरा है। समझ गए? तो सारी कंट्रीज इस चीज़ को मान रही थी, बड़ा ज़रूरी है प्लास्टिक, काम इसके बिना ना चले। लेकिन ये भी मान लिया है कि इससे काम भी नहीं चलेगा लंबे दौर तक, बड़ा खतरनाक चीज़ है प्लास्टिक, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता। बन गया, एक बार बन गया। चलिए, हाफ ऐसा मानती हैं, तो हाफ की वर्ब ऑफ द नियरली 170 यानी 170 में से इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी की वर्ब वॉज, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी यानी अमरता, किसी चीज़ के ख़त्म ना होने की, डिस्ट्रॉय ना होने की क्वालिटी, हैजर्ड यानी खतरा, पेरिल या डेंजर। कह रहे जी, इट हैज़ बिगन टू सीप इनटू द बॉडीज ऑफ एनिमल, ये शुरू हो चुका है सीप इनटू करना, धीमे धीमे घुसना। सीप इनटू करना क्या होता है? जैसे मिट्टी के बर्तन में से नीचे बूंद बूंद गिरती है ना, घड़े में से, किसी मटके में से, देखना आप मटकी में से, है ना, हर 5-7 मिनट से एक बूंद जो है नीचे निकलेगी, वो सीप इनटू कर रही है, मिट्टी से पार हो रही है। ऐसे ही ये भी बूंद बूंद करके जा रहा है एनिमल्स की बॉडी में, बोथ ऑफ द लैंड एंड सी, लैंड और सी दोनों टाइप के एनिमल्स के। एंड हैड प्रोग्रेस टू बी मच मोर देन एन आईसोर इन द फॉर्म ऑफ लिटर फ्लोइंग आउट ऑफ ओवरहेड म्यूनिसिपल रिसाइकलिंग सिस्टम। और ये प्रोग्रेस कर चुका है, आगे बढ़ चुका है और ज़्यादा बन करके, टू बी मच मोर, और किससे ज़्यादा? एक आईसोर के। आईसोर होता है ऐसी चीज़ जो आपकी आंख में अच्छी ना लगे, चुभे, बदसूरती बोल सकते हैं इसको आप, है ना। कुछ चीज़ आपको दिख रही है, अच्छी नहीं है, आपको मज़ा नहीं आएगा उससे। कह रहे जी, ये आँख में मज़ा ना देने वाली चीज़ से बहुत ज़्यादा कुछ बन चुका है, और ये बना है इस फॉर्म में, इस रूप में, जो है लिटर का, गार्बेज या कचरे का, और जो फ्लो आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है हमारे म्यूनसिपल रिसाइकलिंग सिस्टम से, जो ओवरहेल्म्ड है, जिन पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है ना। म्यूनसिपल के रिसाइकलिंग सिस्टम आपको पता होगा, नगर पालिका प्लास्टिक को रिसाइकिल करती है, लैंडफिल्स में भरती है, बावजूद इसके नगर पालिकाओं से भी ये बचता जा रहा है। मतलब कितना रिसाइकिल करेंगे? आपके पास 100 किलो अगर रोज़ करने की रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, लेकिन आपके शहर में 150 किलो प्लास्टिक रोज़ निकलता है, तो 50 किलो आप किसी नदी में डाल दोगे चुपचाप, तो धीरे धीरे करके कचरे की फॉर्म में हमारे शहरों से निकल करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। चलिए, इट की वर्ब है हैड बिगन, सीप इनटू मैंने आपको समझा दिया। इट की दूसरी वर्ब है हैड प्रोग्रेस्ड, लिटर यानी गार्बेज या कचरा, आई सोर यानी ऐसी चीज़ जो आंख में चुभे, बदसूरती। इसका बिल्कुल उल्टा होता है आई कैंडी। आई कैंडी यानी जो चीज़ आपको आंख में अच्छी लगे देखने में, कोई इंसान आपको बहुत प्यारा लगता हो, है ना, कोई नज़ारा बहुत अच्छा लगता हो, वो आई कैंडी, आई सोर का बिल्कुल उल्टा। चलिए नेक्स्ट उस पर आ जाएं, अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है जी, द क्लेम दैट better recycling and reuse will redeem the situation these nations believe is a pipe dream। कह रहा है ये क्लेम, ये दावा कि और ज़्यादा रिसाइकलिंग और ज़्यादा रीयूज़ रिडीम करेगा इस सिचुएशन को। रिडीम करना यानी किसी चीज़ को बचाना, सेल्वेज करना, है ना। हाथ से निकली हुई सिचुएशन अगर आप निकाल ले, बचा लें, उसको आपने रिडीम कर लिया। कह रहा है ये दावा जो है ना अपने आप में, कि और अच्छे से प्लास्टिक का रिसाइकल रीयूज़ जो है सिचुएशन को बचा लेगा, रिडीम कर लेगा। कह रहा है इस दावे के लिए ये नेशंस बिलीव करती हैं कि वो एक पाइप ड्रीम है, एक ख्याली बुलाव है। पाइप ड्रीम, ये फ्रेज आपको करवाया हुआ कई बार। पाइप ड्रीम मतलब
एक नशेड़ी आदमी का सपना, जो आदमी नशा करके सोचता ना कुछ ये कर दूंगा वो हो जाएगा, ख्याली पुलाव ही तो है उसके। तो सारे देश यही मानते हैं कि ये ख्याली पुलाव है, प्लास्टिक को हम रिसाइकल रीयूज इतना कर ही नहीं सकते हैं। Karaji and therefore imposing gradual cuts on the source of plastic, virgin polymer was the only effective route to ending plastic pollution। और इसलिए इम्पोज करना, लगा देना धीमे धीमे कटौतियों को, कट को प्लास्टिक के सोर्स पे, प्लास्टिक के है ना रॉ मटेरियल पे जिससे प्लास्टिक बनता है, और वो क्या है, वर्जिन पॉलीमर। कह रहे यही ओनली इफेक्टिव रूट है, यही असरदार जरिया है, रास्ता है प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने का। तो 170 में से 65 कंट्री तो ये कहती है कि प्लास्टिक को हम रोक ही नहीं सकते। एक ही तरीका रोकने का, बनाना बंद कर दो। वर्जिन पॉलीमर नहीं बनेगा तो प्लास्टिक अपने आप ही नहीं बनेगा, ठीक है। वर्जिन पॉलीमर एक समझ गए कि आप, कोई अलॉय होगा है ना, कोई मिक्सचर होगा जिससे प्लास्टिक को बनाया जाता है। आर्टिकल, सेंटेंस लंबा है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखें। क्लेम की वर्ब जो है, क्लेम की वर्ब है इज़। द क्लेम इज़ अ पाइप ड्रीम, ऐसा कंट्रीज सोचती हैं। 170 में से आधी यानी 65 नेशंस की वर्ब है बिलीव। रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ की वर्ब है विल रिडीम। इम्पोजिंग की वर्ब है वॉज, इम्पोज करना यानी किसी चीज़ को लगाना। पाइप ड्रीम, ख्याली पुलाव, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए मैंने आपको करवाए हुए हैं, है ना। डे ड्रीम बोलते हैं इसको, पाई इन द स्काई बोलते हैं, शायद लिखा होगा मैंने। ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है सच होंगी लेकिन है नहीं। एयर कैसल, हवाई पुलाव, हवा में बने हुए, है ना। हवा में कैसल बना रखी है आपने, कैसल यानी एक पूरी हवेली होती है जो हवा में बनी हुई हवेली कैसी होगी, आपका दिमागी जो है सपना ही है। चलिए आज के क्विज में पूछे हुए मैंने सारे। कह रहा है जी, हाउ एवर मैनी ऑफ द लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज एंड दोज विद इकोनॉमीज प्रीमाइज्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग बॉल्क एट सच ए प्रपोजल। कह रहा है लेकिन बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, देखिए डेवलपिंग यानी विकासशील, कहने को तो विकासशील है लेकिन गरीब है, बहुत कम पर कैपिटा इनकम है ना, हर आदमी भूखा, समझ गए ना। कह रहा है बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, मैनी, और ख़ास करके वो वाली जिनकी पूरी अर्थव्यवस्थाएं प्रीमाइज्ड हैं या बेस्ड हैं, आधारित हैं एक्सट्रैक्शन पे या निकालने पे, ऑयल को और पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग को। कह रहे हैं वो बॉक करती हैं ऐसे एक प्रपोजल पे, वो हेजिटेट करती हैं, वो है ना ऑब्जेक्ट करती हैं ऐसे एक प्रपोजल को। अगर प्लास्टिक पे बैन लगाओगे वर्जिन पॉलीमर पे, तो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी का काम ही यही है वर्जिन पॉलीमर बनाना। सोचो कौन सी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से नहीं देखो तो, वैसे तो HDFC बैंक है, लेकिन है ना एब्सोल्यूट टर्म्स में रिलायंस है। तो रिलायंस का सबसे बड़ा काम क्या है, 100 रुपये रिलायंस कमाता है तो तकरीबन 65-70 रुपया वर्जिन पॉलीमर से जुड़ा हुआ है उसका। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाना, बाहर से कच्चा तेल मंगाना, फिर उसमें से प्लास्टिक को जोड़ करके कुछ, समझ गए ना, कुछ नए नए उसके प्रोडक्ट बनाना। तो बहुत सारी कंट्रीज ये बोलती हैं कि ये बंद मत कर देना वर्जिन पॉलीमर बनाना, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्थाएं डूब जाएंगी। मैनी की वर्ब है बॉक, बॉक करना, जैसे वो डॉगी देख करके आप रुक जाते हो सड़क पे, हेजिटेट करते हो, सकुचाते हो। ऐड लगा के बताएं जिस भी चीज़ से आप सकुचा रहे हैं। प्रीमाइज्ड यानी बेस्ड या आधारित। कह रहा है जी, दे व्यू कॉल्स टू कट प्लास्टिक प्रोडक्शन एज ट्रेड बैरियर्स। ये कंट्रीज देखती हैं इन कॉल्स को, इन मांगों को, प्लास्टिक के प्रोडक्शन की कट की मांगों को ट्रेड बैरियर्स के तौर पे, ट्रेड पे लगे हुए रुकावटों के तौर पे। और वो रुकावटें मैस्करेडिंग एज एनवायरमेंटलिज्म, जो मैस्करेड कर रही हैं, मास्क पहनी हुई हैं, डिस्गाइज या फसाड पहने हुई हैं पर्यावरणवाद का, एनवायरमेंटलिज्म का। तो उनको लगता है कि पर्यावरणवाद के नाम पे हमारे को काटा जा रहा है, हमारे ट्रेड बैरियर लगाए जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को ख़राब किया जा रहा है। दे की वर्ब है व्यू, मैस्करेड करना, मुखौटा लगाना। कह रहा है जी, दे व्यू द फ्रेमिंग ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम एज वन दैट रिक्वायर्स रेगुलेटिंग प्रोडक्शन एज समथिंग दैट गोज बियॉन्ड द इंटेंट ऑफ 2022 रेजोल्यूशन। ये कंट्रीज ऐसा मानती हैं या देखती हैं इस पूरी फ्रेमिंग को या बनाने को, प्लास्टिक प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को एक ऐसी प्रॉब्लम एज वन जो रिक्वायर करे, जिसको ज़रूरी हो रेगुलेट करना प्रोडक्शन को, प्लास्टिक की प्रोडक्शन को नियमित करना। तो ये इस पूरे काम को कैसे देखती हैं, ये इस काम को ऐसे देखती हैं कि एक ऐसी चीज़ है समथिंग जो गो बियॉन्ड होती है, पार जाती है 2022 के रेजोल्यूशन के इंटेंट से। तो ये विकासशील देश भारत जैसे, ब्राज़ील जैसे, साउथ अफ्रीका जैसे क्या बोलते हैं कि 2022 में हमने ट्रीटी पे साइन तो किया था, लेकिन उस ट्रीटी में साइन करते हुए हमें नहीं पता था आप वर्जिन पॉलीमर बनाना बंद करवाओगे। ये तो कहीं नहीं लिखा था उस ट्रीटी में कि वर्जिन पॉलीमर बनना बंद होगा। तो हमारे हिसाब से तो हम 2022 की ट्रीटी के हिसाब से इस चीज़ के हक में नहीं है कि प्लास्टिक को बंद किया जाए, समझ गए ना। तो दे व्यू फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम, प्लास्टिक प्रॉब्लम, एज वन दैट रिक्वायर्स रेगुलेटिंग प्रोडक्शन
एज समथिंग दैट गोज बियॉन्ड द 2022 रेजोल्यूशन। थोड़ा सा टेढ़ा सेंटेंस है ये, ब्रेक करके आपको मैंने बताया। इसको मैं ब्रेकिंग वाली क्लास में अलग से ब्रेक करके बताऊंगा आपको, अलग से आती है ना संडे की क्लास में। कल मैं आपको इस सेंटेंस को और अच्छे से ब्रेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, दे की वर्ब है व्यू, दैट आया है वन के लिए, प्रॉब्लम के लिए, दैट की वर्ब है रिक्वायर्स, समथिंग के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है गोज, गो बियॉन्ड करना, पार चले जाना, इंटेंट यानी इरादा। कह रहा है जी वाइल टॉक्स हैव स्टॉल्ड इट इज़ लाइकली दैट कंट्रीज विल रिकन्वीन नेक्स्ट ईयर। कह रहा है जी 5वीं टॉक हो गई है, अब बातें हो चुकी हैं ख़त्म, स्टॉल कर दी गई है बातों को, टॉक्स को ख़त्म कर दिया गया। स्टॉल करना है, नहीं रोक देना। कह रहा है फिर भी बड़ा लाइकली है, संभावित है कि ये सारी कंट्रीज़ रिकन्वीन करेंगी, फिर से मिलेंगी अगले साल। और क्यों? पॉसिबली विद ए फ्रेश पर्सपेक्टिव, पॉसिबल है कि एक नए नज़रिए के साथ में, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ में। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिया। और क्या करेंगी? एंड गेट बियॉन्ड द इम्पास, और गेट बियॉन्ड करेंगी, पार चली जाएंगी इस इम्पास के, इस गतिरोध के, मोर क्रिएटिवली, और ज़्यादा क्रिएटिव मैनर में। तो इस साल की बातचीत खत्म हो गई, लेकिन अगले साल लगता है फिर बैठेंगे, मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे और कैसे भी करके, है ना, अपना क्रिएटिव मैनर में इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, टॉक्स यानी बातचीत, वर्ब है हैव स्टॉल्ड, इट की वर्ब है इज, कंट्रीज़ की वर्ब है विल रिकन्वीन, रिकन्वीन करना, फिर से किसी चीज़ को कन्वीन करना, है ना, फिर से किसी मीटिंग को बुलाना, ठीक है। और कंट्रीज़ की दूसरी वर्ब है विल गेट। इम्पास आप समझते हैं, गतिरोध, ऐसी चीज़ जिसके आप पार नहीं जा पा रहे हैं, कहीं रुक गए हैं आप, है ना, रास्ते में रुकावट आ गई है, इम्पास। पर्सपेक्टिव होता है नज़रिया, पर्सपेक्टिव वर्ड को देख लेना, नज़रिए को बोलते हैं, पर इसकी स्पेलिंग में अगर थोड़ा सा चेंज कर दूँ और प्रो बना दूँ, प्रोस्पेक्टिव, तो इसका मतलब होता है जी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड वो हस्बैंड है आपका जिससे आपकी शादी होनी है, जिस लड़के से। प्रोस्पेक्टिव वाइफ वो लड़की है जिससे आपकी मंगनी हो चुकी है, अब शादी होने वाली है। प्रोस्पेक्टिव प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट है जिसको वोट मिल गए हैं, जो जीत गया है, लेकिन प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना बाकी है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी प्रोस्पेक्टिव प्रेसिडेंट है अमेरिका का, समझ गए ना। तो एक्सपेक्टेड को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव से वर्ड बिल्कुल अलग है। बहुत डिटेल में जा रहा हूँ अंदर में, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज होते ही मीनिंग बदल जाते हैं चीज़ों के, है ना, दोनों को याद रखना। कह रहा है जी इंडिया हैज़ चोजन टू साइड विद द कंट्रीज़, भारत ने चूज़ किया है कि हम साइड विद करेंगे या पक्ष भरेंगे उन कंट्रीज़ का। साइड विद करना यानी किसी की साइड में आ जाना, किसी के साथ खड़े हो जाना। तो भारत ने चूज़ किया है कि खड़े होंगे उन कंट्रीज़ के साथ में, और कौन सी? दैट आर अवर्स टू प्रोडक्शन कट्स, जो अवर्स हैं, जो परहेजी हैं, जो अपोज्ड हैं वर्जिन पॉलीमर में या प्लास्टिक की प्रोडक्शन के कट में। तो भारत उन कंट्रीज़ के साथ में खड़ा है। कह रहा है जी येट इट मस्ट एक्नॉलेज दैट इट्स कैपेसिटी टू रिसाइकल प्लास्टिक इज़ ओनली अबाउट अ थर्ड ऑफ द प्लास्टिक दैट इज़ एनुअली इंट्रोड्यूस्ड। कह रहा है फिर भी भारत को ये चीज़ मान लेनी चाहिए, एक्नॉलेज कर लेनी चाहिए कि भारत की जो क्षमताएँ हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की, वो सिर्फ 1/3 है, 1/3 है उस प्लास्टिक का जो हर साल हम ले करके आते हैं, बनाते हैं। तो अगर आप 300 किलो प्लास्टिक साल में बनाते हो, जो कि ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 300 टन बनाते हो मान लो, तो 300 टन के सामने सिर्फ 100 टन प्लास्टिक को ही आप रिसाइकिल कर पाते हो, 200 टन हमारे नदी नालों में, समंदरों में चला जाता है। तो ये चीज़ भी इंडिया को माननी है कि हमारा ये भी एक, है ना, बुरी हालत है, एक जगह पर हम खराब है। चलिए, इंडिया की वर्ब है हैज़ चोजन, साइड विद करना, किसी के साथ में खड़े होना। दैट आया कंट्रीज़ के लिए, दैट की वर्ब है आर। एवर्स टू होना, परहेजी होना किसी चीज़ के सामने, है ना, किसी चीज़ को देख करके आपको लगे कि यार ये तो मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसके लिए एवर्स टू होंगे, उससे दूर रहेंगे। टू लगा के बताएंगे जिस भी चीज़ से आप एवर्स हैं। इट आया इंडिया के लिए, इट की वर्ब है मस्ट एक्नॉलेज। कैपेसिटी की वर्ब है इज़, दैट की वर्ब इज़ जो है, दैट की वर्ब इज़ इंट्रोड्यूस्ड। लंबे लंबे सेंटेंस है, बहुत सारे क्लोज हैं, कोशिश करता हूँ हर क्लोज का तोड़ के सब्जेक्ट वर्ब आपको बताऊँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ये कनेक्शन सबसे ज़रूरी है, इसके बिना तो आप हवा में हाथ पाँव मार रहे हो, है ना, ख्याली पुलाव बना रहे हो। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है 1/3 वाला। देखिए 1/3 या अ थर्ड, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं, तो ये बन जाएगा, देखो साइड में देखो, 1/3, ऐसा ही बनेगा ना। लेकिन अगर ये 2/3 हो, अगर ये 4/5 हो, अगर ये 3/7 हो, अगर ये 5/9 हो, तो 5/9 जब मैं लिखूंगा तो 9th लिखूंगा, पीछे एस लगाऊंगा। 4/5 जब मैं हिंदी में लिखूंगा या इंग्लिश में लिखूंगा वर्ड्स में, तो मैं 4/5 लगाऊंगा। 3/7 को 3/7 लिखूंगा। ऐसा क्यों है? जब भी ऊपर फ्रैक्शन में 1 आ जाए, जब भी फ्रैक्शन में ऊपर 1 आ जाए, तो पीछे एस नहीं आता।
1/3 में नहीं आएगा, 1/4 में नहीं आएगा, 1/5 में, 1/6 में, ऊपर 1 आ गया तो पीछे एस नहीं आएगा। लेकिन जो बाकी फ्रैक्शंस हैं जिनमें 1 ऊपर नहीं आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ऊपर देखो, नीचे का छोड़ो, न्यूमरेटर में अगर 1 नहीं आए तो उस फ्रैक्शन को इंग्लिश में वर्ड्स में लिखते हुए पीछे एस का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर 4/5 लिख रहा हूँ तो 4/5 लिखना पड़ेगा, 5/7 लिखना पड़ेगा, पीछे एस लगेगा। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकली आपको मैंने समझा दिया। कह रहा जी द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ प्लास्टिक टू द इकॉनमी कैन नॉट बी ए परमानेंट एक्सक्यूज टू डिले एक्शन ऑन इवेल्युएटिंग इट्स हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑन पीपल। कह रहा है जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है, देखिए हर वो चीज़ इंडिस्पेंसिबल है जिसके बिना आपका काम ना चले। डिस्पेंस विद करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, छुटकारा पा लेना, और इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना काम ना चले, जिससे छुटकारा ना पा सकें। कह रहे जो काम ना चलने वाली क्वालिटी है प्लास्टिक की, नेसेसिटी है इस प्लास्टिक की पूरी इकॉनमी के लिए, वो एक परमानेंट बहाना नहीं हो सकती अगले 100 सालों के लिए एक्शन को डिले करने का, कार्रवाई में देरी करने का। और वो कार्रवाई है इवेल्युएट करने की, जायज़ा लेने की, इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स को लोगों पे या पीपल पे इन इंडिया, भारत में। तो ये बहाना बहुत लंबा नहीं चलेगा कि प्लास्टिक के बिना काम नहीं चलता। नहीं चलता तो आज नहीं चलता, लेकिन 2-3-5 साल में काम चलाना के लिए आज से खुद को तैयार करो। कह रहा है जी और किस पे हेल्थ इम्पैक्ट हमें इवेल्युएट करना है, लोगों पे, इट्स इकोलॉजी, इसकी इकोलॉजी पे, भारत के, है ना, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होती है, इन्वायरमेंट, और मरीन इन्वायरमेंट पे, हमारे समुद्री इन्वायरमेंट पे, सब चीज़ों पे इसका हेल्थ इम्पैक्ट हमें पता हो, कम से कम ये एक्शन हमें लेना है। चलिए, इंडिस्पेंसिबल, एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, वर्ब इसकी कैन नॉट बी, इवेल्युएट करना, जायजा लेना, असेस करना। कह रहा है अ प्लान्ड एग्जिट इज ऑलवेज बेटर देन फाइंडिंग वन सेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। कितनी प्यारी लाइन है, पावरफुल सेंटेंस है लास्ट में, देखो। कह रहा है जी प्लान तरीके से अगर एग्जिट आप ले लें, वो हमेशा बेटर होगी, हमेशा बेहतर होगी, बजाय खुद को पाने के हिस्ट्री की गलत साइड में, रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री की गलत साइड में कौन लोग थे? जो तबाह हो गए, जो डिस्ट्रॉय हो गए, है ना, ऑटोमन एम्पायर था जो, ये सब जो चीज़ें थी जिन्होंने कुछ गलतियां की जीवन में, अपने कार्यकाल में, या अपने, समझ गए ना, एक्शंस में, वो सब तबाह हो गए और हिस्ट्री की रॉन्ग साइड में है, आज वो हमारे सामने नहीं है। तो इससे बहुत अच्छा है हिस्ट्री की रॉन्ग साइड में होने से कि हम आज से ही प्लान्ड एग्जिट के लिए कुछ प्लानिंग करें, धीमे धीमे प्लास्टिक को छोड़ने की। चलिए, एग्जिट की वर्ब है। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को आज की। बहुत सारा मटेरियल मिला होगा आपको राइटिंग करने के लिए, प्लास्टिक पे बैन लगाने के ऊपर क्या क्या, है ना, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या अपने पास आर्ग्यूमेंट्स है। तो डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले बच्चों के लिए आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसके कुछ पॉइंटर्स आप नोट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव को रेडी करने के लिए। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है पैराजिम्बल्स का, वीडियो को पॉज करो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ खुद से आप एक बार ट्राई देंगे, फिर मैं करवा देता हूँ, बहुत आसान है। चारों सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में आपको लाना है। नीचे मैंने 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। चलो, सबसे पहले आएगा जी 3rd नंबर, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे मामले को। 2022 का जो रेजोल्यूशन था वो कोशिश करता था ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने का मिलजुल के। देखो, फिर इसके बिल्कुल बाद हाउएवर आना चाहिए। हाउएवर क्या बताता है? किसी चीज़ के बिल्कुल उल्टे को। ये रेजोल्यूशन तो था, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा हुआ ये कि जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्री, वो आज भी आर्ग्यू कर रहे हैं प्रोडक्शन कट को या प्लास्टिक में प्रोडक्शन में कमी को ट्रेड बैरियर्स बता करके, डिस्गाइज्ड यानी छुपे हुए ट्रेड बैरियर्स बता के। तो रेजोल्यूशन जरूर था, आया था, लेकिन साइन करने के बावजूद भी गरीब देश आज भी ये बोल रहे हैं कि प्लास्टिक को बनाना हम कम नहीं करेंगे, हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 से 2 कनेक्टेड है हाउएवर की वजह से। फिर बता रहा है कंट्रीज डिवाइडेड बनी हुई हैं, जिसमें EU पुश कर रहा है वर्जिन पॉलीमर की प्रोडक्शन के रिडक्शन को, है ना, प्रोडक्शन में रिडक्शन को। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर आ जाएगा। और लास्ट में बता रहा है जी ये पूरा जो मामला है जो आपने देखा, इससे रिजल्ट ये हुआ है, दिस हैज़ रिजल्टेड, कि सिर्फ 1/3 प्लास्टिक जो है एनुअली रिसाइकिल किया जा रहा है, 2/3 को समंदरों, नदी नालों में बहाया जा रहा है। समझ गए ना? इतना आसान भी नहीं था, लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो हाउएवर से ये जुड़ जाएगा। 3 में इंट्रोड्यूस करोगे, 2 में विरोधाभासी आयरॉनिक बात बताओगे, 4 में बताओगे कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, और 1 में बताओगे फाइनल नतीजा, इसका रिजल्ट क्या निकला। 3, 2, 4, 1 सी आंसर। चलिए, कितने बच्चों का सही था बताना। ये फर्स्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। ये जो फ्रेज है, ट्रेड बैरियर्स मैस्करेडिंग एज एनवायरमेंटलिज्म, कह रहा है जी इस फ्रेज का क्या मतलब है। इस फ्रेज को अगर आपको बहुत आसान भाषा में किसी 8वीं क्लास के बच्चे को बताना हो तो इसको कौन से इन चारों में से स्टेटमेंट से आप बता पाएंगे?
पढ़ लो एक बार, खुद से ट्राई दे लो, फिर अब मैं तो करवा ही दूंगा। आप तो ये सोच के देखो ना, आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं। देखो, आसान भाषा में बताने का मतलब ये है कि एनवायरमेंटलिज्म के नाम पे ट्रेड में बैरियर लगाए जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी को पीछे करने की कोशिश की जा रही है पर्यावरणवाद का सहारा लेकर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनवायरमेंटल कंसर्न जो हैं उनको एक प्रिटेक्स्ट यानी बहाने के तौर पे, प्रिटेक्स्ट क्या होता है, एक्सक्यूज़ या बहाना, एक बहाना बनाया जा रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के। ठीक है, सेकंड में आंसर आपका बनेगा। चलो, बीच के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से खुद से कर लेंगे। बॉल्क ऐड करना क्या होता है, मैस्करेड का मीनिंग पूछा है आपसे, पाइप ड्रीम ऑफकोर्स ये वर्ड आपको करवाया था। ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना काम ना चले, इनडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्पेंसिबल या इनकम्बस्टिबल। एक ऐसा आदमी जिसको रिफाइंड प्लेजर्स, क्लासी फूड, क्लासी ड्रिंक्स, क्लासी म्यूज़िक, क्लासिक मूवीज़, है ना, सब क्लासी चाहिए, ऐसे आदमी को आप क्या बोलते हैं, वन वर्ड की फॉर्म में। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर आपको मिल सकती है इस अवर्स नाम के वर्ड की वजह से, दूसरी मिल सकती है इस इन्वेस्टर नाम के वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस ऑफ के आसपास। ठीक है, चलो, क्वेश्चंस के आंसर 3 से लेकर के 10 तक आपको मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे, जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख करके बताओ। पूरी देखी, इंटरेस्टिंग लिखी तो पीडीआई लिख दिया करो, सर पूरा भी देखा, इंटरेस्टिंग भी लगा और सब समझ में आया। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है, ज़रूर से बताया करें। चलिए, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।